टूरिस्ट हॉस्टल की इमारत पीछे छूट गई। अपनी आदत के अनुसार मनीषा जब उससे आगे निकल गई तब जाकर ख्याल आया कि मंजिल तो पीछे ही रह गई। कहीं जाने के लिए निकलने पर उसके साथ यही होता है। जब तक राह परिचित लगती है वह बिना उसकी ओर देखे अंतः प्रज्ञा द्वारा आगे बढ़ती जाती है। फिर जब आसपास की अपरिचितता बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है वह चौंक कर रुक जाती है और कदम लौटा लेती है। सड़कों के साथ यह करना जितना आसान है जिंदगी के साथ उतना ही कठिन। आदमी जब तक लौटे लौटे मंजिल बदल जाती है। वाह क्या दार्शनिक विचार है। वह ज़ोर से अपने ऊपर हंस दी और टूरिस्ट हॉस्टल के भीतर घुस गई। अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी हंसी ही नहीं रुकी। होठों की मुस्कुराहट तक गायब हो चुकी थी। उसका शरीर ढीला और सुस्त पड़ने लगा था। रोज़ दर रोज़ की उबाऊ अनमनस्कता उस पर यूं हावी होने लगी थी। वहाँ पहुँचते ही वह एक लंबी जम्हाई ले उठी। अखबार हाथ में लिए आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए मधुकर अधलेटा सा पड़ा था। उसके पैरों की आहट सुनकर हाथ का कागज़ नीचे रखकर बोला, बहुत देर कर दी। हाँ 4 बज गए। हाँ कहाँ गई थी? लाइब्रेरी? इतनी देर तक? हाँ तो मैं 3 बजे ही लौट आया था। प्रोफेसर ह्यूम से बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी पर मैंने सोचा तुम अकेली बोर हो रही होगी। वह चुप रही। चाय तक नहीं पी। मधुकर ने फिर कहा। उसका मन हुआ कह दे पी लेते। मैंने तो पी ली पर कहा नहीं। बैरे को बुलाने के लिए घंटी बजाकर बाथरूम में घुस गई। हाथ मुंह धोकर लौटी तो बैरा चाय लेकर आ गया। उसने चुपचाप केतली उठाकर चाय प्यालों में डाल दी। फिर प्याला उठाकर मुंह से लगाया तो जास्मिन टी के बाद उसका जायका कड़वा कड़वा सा लगा। बहुत तेज़ है उसने कहा। ठीक तो है मधुकर ने कहा। तुम चाय पीती हो या पानी? जास्मिन टी उसने कहना चाहा पर कहा नहीं, चुप रही। कौन कौन सी किताबें ले आई? मधुकर ने पूछा। कोई नहीं। तो क्या दिन भर लाइब्रेरी में घूमती रही? नहीं, पढ़ती रही। क्या बात है? मधुकर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों, तबीयत को क्या हुआ? इतनी चुपचाप जो हो। वह एकदम खींच उठी। आदमी की तबीयत क्या तभी ठीक होती है जब वह लगातार बकर बकर करता रहे? उसने कहा। कमाल है। मधुकर भी खींच उठा। तुमसे कोई अच्छी बात भी कही जाए तो जवाब ईंट पत्थर से देने लगती हो। इसमें ईंट पत्थर कहाँ से टपक पड़े? कैसे बोलती हो तुम? ठीक तो बोल रही हूँ। उसने अपना स्वर एकदम धीमा करके कहा। वह इस वक्त झगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। बस थक गई हूँ। यहाँ से लाइब्रेरी तक जाने में ही? मधुकर ने मुस्कुराकर कहा। यानी उसने भी लड़ने का इरादा स्थगित कर दिया था। उसने चैन की सांस ली और चाय के प्याले में चुस्कियाँ भरने लगी। प्रोफेसर ह्यूम से झक मारते मारते थक तो मैं भी गया हूँ, मधुकर ने बदन तोड़ते हुए कहा। सोच रहा था चाय पीकर घूम आऊँ तो दिमाग हल्का हो जाए। मौसम बढ़िया है, चलोगी? मैं बहुत थकी हूँ, कुछ देर आराम कर लो फिर चलेंगे। इस वक्त मन नहीं है। तब चलो घूमने ना सही बोटिंग करने चलते हैं। नाव मैं चलाऊँगा, तुम आराम से बैठी रहना। तुम हो आओ। छोड़ो फिर मैं ही जाकर क्या करूँगा? उसने नाराज़ होकर कहा। नहीं सच, तुम हो आओ ना, मनीषा ने स्वर को मीठा बनाकर कहा। नहीं मुझे उतना शौक़ नहीं है, रहने देते हैं। वह समझ रही थी कि मधुकर उसे जाने के लिए इसलिए मना रहा है क्योंकि वह सोचता है कि उसे कमरे में अकेले छोड़कर उसका घूमने जाना उसे अवश्य नागवार गुजरेगा। वह वैवाहिक जीवन भी अजीब चीज़ है, वह सोच रही थी। जो करो एक साथ, साथ बैठो, साथ बोलो, चाहे बोलने को कुछ हो चाहे कुछ नहीं। साथ घूमो, साथ दोस्त बनाओ, चाहे एक का दोस्त दूसरे को कितना ही नामुराद क्यों ना लगे। साथ खाओ और साथ सो, चाहे एक के खर्राटे दूसरे को सारी रात जगाएं क्यों ना रखें। वह थका है दिमाग से और कसरत करना चाहता है। वह थकी है जज्बात से और अकेले रहना चाहती है। पर चूंकि वे विवाहित हैं इसलिए ज़रूरी है कि वे
जो भी वे करें दोनों करें, चाहे उससे एक को कितनी ही कोफ्त क्यों ना हो। अगर वे दोस्त होते तो एक अपना ठौर छोड़ सड़क पर घूमने निकल जाता, दूसरा सोने और ठौर चला जाता। पर अब उन दोनों का ठौर एक है। वास्तव में सुबह प्रोफेसर ह्यूम से मिलने जाते समय भी मधुकर ने तजवीज़ रखी थी कि वह भी साथ चले। मनीषा ने ही इनकार कर दिया था। प्रोफेसर ह्यूम अर्थशास्त्र के कितने विज्ञ और विश्वविख्यात प्रोफेसर हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कितना प्रशंसनीय कार्य किया है। उनसे मिलकर इस विषय पर चर्चा कर पाना मधुकर के लिए कितने सौभाग्य की बात है। उनके नैनीताल रहते उनका भीमताल आना कितना महत् संयोग है। यह सब मधुकर जोशो खरोश के साथ कई बार उसे समझा चुका था, पर उनकी इस महत्वशाली परिचर्चा को सुनने के लिए 15-16 मील भीमताल जाने के लिए मनीषा कतई तैयार नहीं थी। अर्थशास्त्र उसके लिए जिज्ञासा का विषय नहीं है। उसके कई बार समझाने पर भी उसके पीछे वह खूब मज़े में रह पाएगी। मधुकर यही एहसास लेकर विदा हुआ था कि छुट्टियों में नैनीताल लाकर अपने काम के लिए उसे अकेला होटल में कमरे में बोर होने के लिए छोड़ जाना शोभनीय बात नहीं है। उसके बगैर वह बोर होगी ही, इसका उसे पूरा विश्वास था। चाहो तो लाइब्रेरी हो आना। जाते जाते उसने प्रस्ताव रखा था। मनीषा को प्रस्ताव बुरा नहीं लगा था। अब बार बार उसने बाहर घुमा लाने का आग्रह करने पर वह अपनी सुबह की उपेक्षा का प्रतिकार कर रहा है। वह आश्वस्त था कि उसका बाहर जाने से मना करना रूठना भर है और मना करने के साथ साथ ना रूठने के दावे करना, रूठने के नाजो अंदाज। वह एक अच्छा पति था, जो अच्छा पति होने के साथ अच्छा प्रेमी होने का दम भरता था। अच्छा प्रेमी होने पर फक्र करता था। रूठने पर प्रेमिका को मनाना वह अपना कर्तव्य मानता था, लिहाजा मनाए चला जा रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि मनीषा को इस कोफ्त भी हो सकती है। हाँ, मनीषा की जगह वह खुद होता तो अवश्य कोफ्त महसूस करता। उसके हर इसरार पर मनीषा की कोफ्त बढ़ती जा रही थी। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं जाना मुझे बाहर। पर वह भी मधुकर से प्यार का दम भरती थी, इसलिए कभी कभी ही अपने को ऐसा प्रदर्शन करने की अनुमति देती थी। आखिर हुआ यह कि और बहस से बेजार होकर उसने कह दिया, ठीक है चलो बोटिंग कराते हैं। एक बार फिर वह उसी रास्ते चल दी जिसे कुछ देर पहले अर्ध सम्मोहन की स्थिति में उसने पार किया था। पर अब अनायास इधर उधर के ख्यालों में खोकर वशीभूत होने की गुंजाइश नहीं थी। मधुकर साथ था और बराबर बोले जा रहा था दिलचस्प बातें प्रोफेसर ह्यूम के बारे में। उसकी आवाज़ जितनी आकर्षक है उतनी ही ओजपूर्ण। जब वह उत्साह के साथ बोलता है तो श्रोता के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। प्रोफेसर ह्यूम भी कमाल का आदमी है, वह कह रहा था। इतना प्रख्यात प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट है, मगर हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। पता है कितनी बार बात करते करते मैंने देखा है वह मज़े में बैठे ऊँघ रहे हैं। अच्छा, मनीषा ने कुछ कहने के लिए पूछ लिया। बहुत प्रसिद्ध है प्रोफेसर ह्यूम? उत्तर में उसे दिलचस्पी नहीं थी। प्रसिद्ध? मधुकर जोश में आकर बोला, अरे वह अकेला आदमी है जिसने भारत जैसे पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था को सचमुच समझा है। धनाढ्य अमेरिका के नहीं, एक पिछड़े देश के नज़रिए से। और फिर वह अर्थशास्त्र की दलीलों के हमारे खूसट बुद्धिजीवियों की तरह हवाई पतंगों में बांधकर नहीं उड़ाता, ठोस बात करता है। समझता है कि इस देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सामाजिक बदलाव की कितनी और कहाँ आवश्यकता है। विलक्षण बात है कि एक अमेरिकी भारत के मनोभावों को किसी भारतीय से अधिक नज़दीकी नज़र से देख समझ रहा है ना? हाँ, मनीषा ने अपनी ओर प्रश्न फेंका गया जानकर कहा। उसकी उदासीनता ने मधुकर के भावावेश में बाधा डाली। नाराज़ होकर वह बोला, हूँ हाँ, बस यही है कहने को तुम्हारे पास। तो क्या करूँ, ताली बजाऊँ? नहीं, व्यंग कसो। उफ। एक लंबी सांस खींचकर मनीषा कुछ और कहने को
उद्धत हुई कि मधुकर बोल उठा, अच्छा अच्छा छोड़ो, जानता हूँ तुम्हें अर्थशास्त्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, मैं यही कह रहा था, प्रोफेसर ह्यूम बहुत सरल प्रकृति के आदमी हैं, बूढ़े भी हो चले हैं। पता है आज क्या हुआ? हम लोग उनके होटल के बरामदे में आराम कुर्सियों पर बैठे जोशो खरोश से बातें कर रहे थे। अच्छी धूप निकली हुई थी और माहौल खूब आरामदेह था। मैं उन्हें बतला रहा था कि अगर हमारे राजनीतिज्ञ भी उनकी तरह सोचने लगें तो हम कितनी जल्दी प्रगति कर सकते हैं। सहसा मुझे लगा जैसे मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। मैं बात को बीच में छोड़कर चुप हो गया। प्रोफेसर ह्यूम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने झुककर देखा, वह आंखें बंद किए मज़े से आराम कुर्सी पर सोए पड़े हैं। मुझे भी क्या शैतानी सूझी। मेरी कुर्सी के पास ही गार्डनिया की बेल लटक रही थी। मैंने एक तनिका तोड़कर आहिस्ता से उनकी नाक में छुआ दिया। बिना हड़बड़ाए उन्होंने आंखें खोल दी और इत्मीनान से बोले, चाय रख दो। ज़रूर उनकी बीवी उन्हें रोज़ सुबह यूं ही नाक में तिनका डालकर जगाती होगी, क्या ख्याल है? और मधुकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। मनीषा ठहाका मनीषा ने भी लगा दिया, पर उधार सा, ज़बरदस्ती। वह पूरे जहन के साथ उस वक्त जितिन की चुप्पी याद कर रही थी। नाव के दोनों चप्पू मधुकर के हाथों में थे। वे एक साथ पानी में पड़ते, एक साथ पानी से निकलते, एक साथ ऊपर उठते और दोबारा पानी में गिर जाते, एक साथ। मधुकर के नाव खेने में निपुण सामर्थ्य ही नहीं, कला भी थी। न केवल दोनों चप्पुओं की संगत में मधुर समरसता थी, बल्कि एक के बाद एक पड़ रहे उनके आघात में भी लयानुगैती थी, जो पानी की कल कल से मिलकर मृदुल तराने के रूप ले रही थी। ऊपर से शीतल मधुर बयार, रोमांस के लिए और क्या चाहिए? सामने की सीट पर उनीदी सी पड़ी मनीषा दृश्य को भोग रही थी। क्या शानदार मौसम है ना? मधुकर ने चुप्पियों की लय को बनाए रखने के लिए पूछा। मनीषा चौंकी, फिर साड़ी का पल्लू अपनी चारों ओर लपेटते हुए बोली, ठंड है। ठंड? मधुकर ने सिर झटकाकर कहा, ठंड कहाँ है, एकदम ठीक मौसम है, न गर्म न सर्द। मुझे तो ठंड लग रही है। पहली बार संगीत में व्याघात हुआ। मधुकर ने एक हाथ रोककर स्वेटर के बटन खोल डाले और उसे निकाल दिया। बोला, पसीना आ रहा है। वह तो नाव चलाने के कारण है। एक चप्पू तुम ले लो। मुझे ठीक से चलाना नहीं आता। सीखोगे तभी तो आएगा। मैं थक रही हूँ। ठीक है। मधुकर भड़क उठा, भाड़ में पड़ो, पर ठंड ठंड भी मत चिल्लाओ। ऐसा शीत नहीं पड़ रहा, और ऐसा ही था तो घर से कोट पहन कर निकलती। ज़रूरी है कि जब तुम्हें ठंड लगे और औरों को भी ठंड लगे, और जब तुम्हें गर्मी लगे तो उन्हें भी गर्मी। और तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जब भी कहीं बाहर निकलो झगड़ने लगो। पर मैंने तो कोई झगड़ा नहीं किया। अच्छा बाबा, नहीं किया। अब बोलो, आगे चलना है या वापस? वह बहुत नाराज़ लग रहा था। उसने चाहा बात को आगे ना बढ़ने दे, कह दे अच्छा लग रहा है, आगे चलो। पर पूरी बात सोचने समझने के पहले ही आदतन कह उठी, जैसा तुम चाहो। तब चलो वापस, मधुकर ने तेजी से कहा, और उतनी ही तेजी से चप्पू मारने लगा। अब उसके नाव खेने में महज वेग था, कार्य दक्ष वेग। चप्पू अब भी एक साथ पड़ निकल रहे थे, पर इतनी तेजी से जैसे मूसल बरस रहे हों। पानी की कल कल उनके प्रहारों के नीचे दबकर सिसक रही थी। कटता जल उछल उछल कर प्रतिवाद कर रहा था। चप्पू चीख चीख कर, संगीत शोर में बदल गया था। तीर की तरह दौड़ रही नाव को खेते खेते एक बार बीच में हाथ रोककर उसने कमीज के बटन खोल डाले, पर उस क्षणिक विराम से उसकी चीत्कार करती द्रुत गति में कोई अंतर नहीं आया। चप्पू से चोट खाकर अंजुलि भर पानी मनीषा की गोद में आ गिरा। वह सिहर उठी, पर कहा कुछ नहीं। वह एकटक मधुकर को देख रही थी। कमीज के खुले बटनों के भीतर से झांकती उसकी मांसल गर्दन और चौड़ी छाती पसीने से सराबोर थी। गोरा मुंह लाल पड़ा हुआ था, कुछ नाव खेने के श्रम से और कुछ उस पर आए क्रोध से, और छोटी पर तीक्ष्ण आंखें एकदम स्याह पड़ गई थीं। उसे याद आया,
उसकी ये काली पुतलियाँ हमेशा से उसकी विभिन्न मनस्थितियों का चित्रण इतनी ही सूक्ष्मता से करती आई हैं। वह हंसता है तो वे नीली झील में तैरती बतखों सी दिखाई पड़ती हैं। प्यार करता है तो तूफानी नदी पर खेलती सफल नाविकों की नावों सी प्रतीक होती हैं। क्रोध करता है तो ताज़े टूटे कोयलों से चमक उठती हैं, जैसे अब लगता है दरिया सलाई की लौ का स्पर्श पाए बगैर ही भभक कर जल उठने को तैयार है। देखते देखते एक झटके के साथ उसे यह भी याद आ गया कि यही वह आदमी है जिसे उसने इतना प्यार किया था, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ निकल पड़ी थी। प्यार किया था उसके इसी उदात्त उत्साह से, सरगर्मी से, जोश से और इस गर्म मिजाज से भी। याद आया कि उसने कहा था, जो क्रोध नहीं कर सकता वह खुलकर हंस नहीं सकता, गहराई से प्यार नहीं कर सकता। कर्मरत पसीने से तरबतर उसका जो सुगठित शरीर उसके सामने था, उसे भी प्यार किया था, क्योंकि वह इसी गुस्से और हंसी से बना था। इस आदमी में भाव संवेग इतना विस्तृत और गहरा है कि उसके शरीर में फूट फूट कर बहती उसकी विद्युत तरंगें ना उसे चैन से रहने देती थीं, न किसी और को। ऊर्जा का ऐसा भंडार है कि वह सोच ही नहीं सकता, कोई थका भी हो सकता है। जीवन के प्रति इतनी जिज्ञासा है कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई स्वेच्छा से अकेला रहना चाह रहा है। इसी जिज्ञासा, इसी ऊर्जा, इसी भाव संवेग से उसने प्यार किया था 4 वर्ष पहले। इतना कि लगा था मंजिल मिल गई। फिर क्या हुआ? क्या अपनी धुन में वह मंजिल से आगे निकल गई? और जब पलटी तो पाया मंजिल बदल गई, या मंजिल नहीं बदली, वह स्वयं बदल गई, या कुछ नहीं हुआ, बस वह ऊब गई और ऊब से चिढ़कर मंजिल से ढहने के आसार ढूंढने लगी। हो सकता है यह तीनों सच हो, या तीनों में से कोई सच ना हो। सच सिर्फ यह हो कि आज वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रही है, क्योंकि उसका मन अशांत है। अशांत है क्योंकि वह अभी जितिन से मिल चुकी है और कल फिर मिलने वाली है। कितनी बेवकूफ़ औरत है वह। जितिन क्या कोई अपरिचित है? यह क्या उससे प्रथम भेंट है, जो वह इस तरह तरोताज़ा अनुभव कर रही थी जैसे सफ़र ने नया मोड़ लिया हो? यह तो वही जितिन है ना। नाव किनारे आ लगी। उसकी ओर बिना देखे मधुकर ढांढ छोड़ बाहर कूद गया। डगमगाती नाव में संभल संभल कर पाँव रखती वह भी नीचे उतर आई। लंबे कदम उठाता मधुकर तेज चाल से आगे बढ़ चला। भागकर मनीषा ने अपने और उसके बीच का रास्ता तय कर लिया और उसके पास पहुंचकर उसका हाथ थाम लिया। मधुकर ने मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा, पर हाथ भी नहीं छुड़ाया। उसकी चाल की तेज़ी में भी कमी नहीं आई। उसका हाथ थामे रहने के लिए मनीषा के लिए ज़रूरी हो गया था कि वह उसके पीछे भागती रहे। सहसा उसे अपने पर, मधुकर पर और इन तमाम बचकाने लड़ाई झगड़े पर हंसी आने लगी। ज़रा धीरे धीरे चलो ना, उसने कहा, वरना लोग समझेंगे तुम मेरी मर्जी के खिलाफ भगाए लिए जा रहे हो। मधुकर ने उसका स्वर का हास्य सुना। मुड़कर उसकी ओर देखा तो वह बोली, अब छोड़ो भी है गुस्सा। मधुकर के कदम शिथिल पड़ गए। दोनों साथ साथ चलने लगे। तुम्हारा हाथ वाकई बहुत ठंडा है, मधुकर ने कहा। कहाँ? उसने कहा। भागते भागते पसीना आ गया। लो अब गर्मी लगने लगी, उसने कहा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। मनीषा भी उसका साथ देते हुए हंसती। लाओ तुम्हारा हाथ गर्म कर दूं, मधुकर ने कहा और उसके कंधे पर से बाँह ले जाकर उसका हाथ थाम लिया। यूं बंधे बंधे चलते मनीषा सहज होने लगी। मधुकर के शरीर की गरमाई उसके अपने शरीर को सहलाने लगी। धीरे धीरे शाम के तनाव से जो अष्टभुज उसे जकड़े हुए थे, एक एक करके अपने नाखून ढीले करने लगे। उसने कल को कल पर स्थगित कर दिया। आज के बचे क्षणों से न केवल समझौता कर लिया, बल्कि उसमें पूरी तरह लीन होने का इरादा भी। या यह कहना चाहिए कि बुद्धि लगाकर कुछ तय करने से पहले ही उसमें लीन हो गई। कुछ दूर चुपचाप चलने के बाद मधुकर ने कहा, ठंड के मज़े लेने के लिए बस यही 2-4 दिन तो और हैं। एक बार दिल्ली पहुंच गए तो फिर गर्मी ही गर्मी है। इस मामले में बंगलूर बहुत अच्छी जगह है, उसने कहा।
सहसा उसके कंधे पर मधुकर की बाहों का दबाव सख्त हो गया। चौंककर उसने उसके चेहरे की ओर देखा। वहाँ चोट की वही स्याह लकीरें उभर आई थी जो कुछ देर पहले उसने जितिन के चेहरे पर देखी थी। पर जहाँ जितिन चोट खाने पर कछुए के समान अपने भीतर जा घुसता है, मधुकर गर्दन निकालकर आक्रमण पर उद्यत हो जाता है। वहाँ के एक कुपित झटके के साथ उसने उसे अपने से सटा लिया। उसे याद है, उसकी इसी प्रचंड स्वत्वीय भावना के कारण उसने उसे प्यार किया था। अब भी करती है या करना चाहिए। उसने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और समर्पण की मुद्रा में सिर उसकी आवेशित बाहों पर टिका दिया। मन के भीतर उठ रहे सशंक तर्कों को टालने का इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है? उठाकर ले चलूं तुम्हें? मधुकर ने फुसफुसाकर कहा। तो कदम तो और हैं, 2 कदम तो और हैं, उसने कहा और उसी मुद्रा में टिकी रही।